जय हिंद दोस्तों। कंप्यूटर आज हम अध्याय नंबर 9 पढ़ेंगे। ठीक है, इससे पहले हम 8 अध्याय जो हैं चैप्टर कंप्लीट वो कंप्यूटर के पढ़ चुके हैं। यदि कुछ विद्यार्थियों ने वो पुरानी वीडियोस नहीं देखी हैं तो वीडियो के साइड में जाके आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करेंगे, वहाँ पे आपको प्लेलिस्ट दिख जाएगी कंप्यूटर की, तो वहाँ से आप सभी वीडियोज़ सिस्टमेटिक चैप्टर वाइज अच्छे से पढ़ सकते हैं। बाकी मैं हिंदी की वीडियो भी डाल चुका हूँ, गणित की वीडियो भी डाल चुका हूँ, तो उन वीडियो से भी आप देखकर अच्छे से तैयारी करिए। कंप्यूटर मैं वीडियो में ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आपका कंप्यूटर जल्दी कंप्लीट हो। इसके बाद हम मैनेजमेंट को भी अच्छे से पढ़ने वाले हैं और बहुत सारे विद्यार्थी अप्रिसिएट भी करते हैं, बहुत सारे व्हाट्सएप पर भी मैसेज करके ही बताते हैं, कमेंट्स करके ही बताते हैं कि सर हमें बहुत अच्छा समझ में आ रहा है, आप ऐसे ही कंटिन्यू पढ़ाते रहिए। बिल्कुल मैं आपके लिए कंटिन्यू पढ़ाता रहूँगा और जितनी मुझसे हेल्प हो पाएगी आपके लिए मैं उतनी हेल्प आपके लिए ज़रूर करूँगा। ठीक है, तो चलिए हम अध्याय नंबर 9 देखते हैं। इसका नाम है प्रोग्रामिंग अवधारणाएँ। ठीक है, प्रोग्राम के बारे में इसमें हम डिस्कस करेंगे और इससे पहले आपने वीडियो को लाइक शेयर नहीं करा, जल्दी से वीडियो को लाइक शेयर करिए, फिर हम स्टार्ट करते हैं। और इस वीडियो में कुछ एमसीक्यूज हम इसमें सॉल्व करेंगे और देखते हैं यदि इस वीडियो में चैप्टर हमारा होता है तो ठीक है, थोड़ा सा बड़ा है, और नहीं होता तो फिर इसको हम 2 वीडियो में कवर कर लेंगे। ठीक है, तो जितना भी हम यहाँ पे पढ़ेंगे उसके बारे में जितने एमसीक्यूज बन सकते हैं उन सभी को हम इस वीडियो के आखिरी में सॉल्व करेंगे। ठीक है, और बाकी आपकी कोई भी परेशानी है, डाउट है तो मुझे आप कमेंट्स में बता सकते हैं। मैं थोड़ा सा पानी ले लेता हूँ, इसके बाद हम कंटिन्यू स्टार्ट करते हैं। तब तक इसको लाइक शेयर कर दीजिए, जितना ज़्यादा आप लाइक शेयर करेंगे उतने ज़्यादा लोग जुड़ जाएंगे और फिर हमको उतना ही और अच्छा मज़ा आएगा पढ़ने में। ठीक है, आप लाइक शेयर ज़रूर कर दिए करें जैसे ही सेशन स्टार्ट हो। सबसे पहला आपका काम है लाइक शेयर करना, और बाकी आपका जो भी डाउट हो कमेंट से पूछ सकते हैं, लाइव चैट भी चलती है वहाँ से ही पूछ सकते हैं, और वीडियो बाद में देखते हैं तो फिर ऑफलाइन कमेंट्स में भी आप पूछ सकते हैं। ठीक है, स्टार्ट करें। चलिए सबसे पहले इसको समझते हैं, थोड़ा सा पानी ले लूं। चलिए दोस्तों, देखिए कंप्यूटर की सहायता से किसी समस्या को हल करने के लिए क्रियाओं एवं पदों को क्रमबद्ध करना ही कंप्यूटर प्रोग्रामिंग कहलाती है। देखिए कंप्यूटर में बहुत सारी प्रॉब्लम होती हैं, उन्हीं को सॉल्व किया जाता है। आप किसी एक स्पेसिफिक कार्य को करना चाहते हैं, यानी कि वो समस्या है, प्रॉब्लम है, उसको सॉल्व करना है, तो एक उसको पर्टिकुलर आप सॉफ्टवेयर से करते हैं। तो सॉफ्टवेयर कैसे बनता है? एक प्रोग्रामिंग के थ्रू सॉफ्टवेयर बनाया जाता है। तो क्या किया जाता है, एक सीक्वेंस में जो क्रियाएँ और पद होती हैं उनको क्रमबद्ध करना ही कंप्यूटर प्रोग्रामिंग कहलाता है। ठीक है, समस्याओं को हल करने के लिए जो भी क्रियाएँ करते हैं उनको क्रमबद्ध पदों में क्या करना, उनको हल करना ही कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग कहलाती है। अब यहाँ पे हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा बेस बनाते हैं चैप्टर का, फिर हम सीधे हेडिंग पे आएंगे। जो व्यक्ति कंप्यूटर के लिए प्रोग्राम लिखते हैं या तैयार करते हैं उन्हें प्रोग्रामर कहा जाता है। अब एक क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है कि प्रोग्रामर किसे कहते हैं? तो जो भी व्यक्ति कंप्यूटर के लिए प्रोग्राम लिखते हैं, ठीक है, आपने देखा होगा सॉफ्टवेयर इंडस्ट्रीज़ में बहुत सारे आपके मित्र भी हो सकते हैं कुछ, है ना, जो प्रोग्रामिंग में चले गए हैं, प्रोग्राम डिज़ाइन करते हैं। आजकल तो बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट हो गई है प्रोग्रामर की। तो प्रोग्रामर का काम क्या होता है? प्रोग्राम डिज़ाइन करना, कोई सॉफ्टवेयर बनाना। सॉफ्टवेयर कैसे बनता है? उसमें प्रोग्रामिंग की जाती है। कंप्यूटर बैकग्राउंड से रहे हैं तो आपने देखा होगा, है ना, हेडर फुटर इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें उसमें प्रोग्राम बनाया जाता है। उससे ज़्यादा आपको नहीं भी आता, कोई बात नहीं, आप इतना याद रखिए। जो कंप्यूटर के लिए प्रोग्राम लिखते हैं उसे प्रोग्रामर कहा जाता है। एक प्रश्न यहाँ से बनता ही बनता है। प्रोग्रामर कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के लिए कुछ विशेष भाषा का प्रयोग करते हैं। जो प्रोग्रामर किसे कह रहे हैं? जो कंप्यूटर के लिए प्रोग्राम लिख रहे हैं। और प्रोग्रामर जो है वो कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के लिए कुछ विशेष भाषा का प्रयोग करते हैं, है ना। ऐसा नहीं कि हिंदी में कोई हिंदी भाषा, इंग्लिश भाषा का प्रयोग करते हैं, नहीं। इनसेट कुछ विशेष भाषा होती है जिनको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहा जाता है, इनके बारे में हम पढ़ेंगे, है ना, जिन्हें प्रोग्रामिंग भाषा कहा जाता है। अब एक क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है कि कंप्यूटर में प्रोग्रामिंग कौन सी भाषा में की जाती है या जिस भाषा में प्रयोग किया जाता है उसे क्या कहा जाता है? तो प्रोग्रामिंग भाषा उसे कहा जाएगा। जैसे कि आपने नाम जरूर सुना होगा C++। किन किन ने इसका नाम सुना है कमेंट्स में बताइए। एक भाषा होती है C++, इस पर आपकी अच्छी पकड़ है, कमांड है, तो इसमें आप जो प्रोग्राम है वो डिज़ाइन करना सीख जाते हैं। जावा, है ना, इस प्रकार से आदि। तो C++ जावा क्या प्रोग्रामिंग भाषा है, इन पे अच्छी कमांड होती है, वो इस पर क्या अच्छा प्रोग्राम डिज़ाइन, किसी की जावा पर अच्छी पकड़ होगी, किसी की C++ पे।
ठीक है। तो इन पर ही सारे प्रोग्रामिंग की जाती है। बात समझ में आई। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। एक नोट याद रखिएगा, यहाँ से प्रश्न बहुत पूछा गया है परीक्षा में। एडा लवलेस को दुनिया का पहला प्रोग्रामर माना जाता है। अब आपसे पूछे कि दुनिया का यानी वर्ल्ड का पहला प्रोग्रामर किसे कहा गया, तो आप किसका नाम बताएंगे? एडा लवलेस। लवकुश से याद रख लीजिए, एडा लवलेस, लवकुश लवलेस। तो ऐसा रिलेट कर पाएंगे आप, एडा लवलेस। 2-4 बार दोहराते हैं तो आपको समझ में आता है। लेडा लवलेस को दुनिया का पहला क्या कहा जाता है? प्रोग्रामर कहा जाता है। यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या? आपको आसान लग रहा है या नहीं लग रहा है? जल्दी से कमेंट में बताइए। लग रहा है ना आसान? बस इतना ही है, कंप्यूटर में कोई ज़्यादा बहुत बड़ी समस्या नहीं है, सामान्य बोलचाल की भाषा में आपको बता रहा हूँ, ठीक है। आपका समय बच सके इसलिए मैं ऑलरेडी की पॉइंट लिख लेता हूँ, बाकी मैं आपको हेडिंग से समझाता तो बहुत सारे जो की पॉइंट है वो आप तक नहीं पहुँच पाते, ठीक है। अब प्रोग्रामिंग भाषाएं की बात करें, प्रोग्रामिंग भाषाएं कौन कौन सी होती हैं? देखिए, कंप्यूटर एक मशीन है, ठीक है, पता है ना, मैं मशीन है, इसलिए हमारी सामान्य बोलचाल की भाषाओं में लिखे प्रोग्रामों को नहीं समझ सकता। जब मशीन है तो हम जो सामान्य बोलचाल की भाषा है उसमें लिखे प्रोग्राम को कैसे समझ पाएगा? आप ऐसा तो नहीं कंप्यूटर प्रोग्राम खोले और लिख दे भाई साहब हमें प्रिंट आउट दो तो वो देने लगा, नहीं, उसमें एक प्रोग्रामिंग होती है, पर्टिकुलर प्रोसेस होती है, उसे फॉलो करना होता है, ठीक है। तो हमारी सामान्य बोलचाली भाषा को कंप्यूटर नहीं समझ सकता, इसलिए कंप्यूटर के लिए विशेष प्रकार की भाषाओं में प्रोग्राम लिखे जाते हैं, है ना। जब हमारी भाषा नहीं समझ सकता तो कोई तो भाषा समझेगा, तो जिस भाषा को समझेगा हम उस भाषा में प्रोग्राम लिख लेंगे। तो इन भाषाओं को ही प्रोग्राम कहा जाता है। जिन विशेष भाषाओं को कंप्यूटर समझ सकता है उन विशेष भाषाओं में प्रोग्राम तैयार किए जाते हैं, ठीक है। प्रोग्राम यानी कि पार्टी बर्थडे वाला सेलिब्रेशन का प्रोग्राम तैयार नहीं कि दाल बाटी का प्रोग्राम है हम दाल बाटी बना रहे हैं, नहीं। प्रोग्रामिंग यानी कि एक प्रकार से कोडिंग होती है जिसमें हमें स्पेसिफिक, जैसे आप एप्लीकेशन बनवाएं तो उसमें आपको रिक्वायरमेंट होती है, भाई साहब हमें वीडियो चाहिए, इसमें अपलोड कर पाएँ, इसमें टेस्ट सीरीज़ है ना, और भी कई सारी चीज़ें, तो उसमें एक प्रोग्राम होती है उसके थ्रू, तो उसी को प्रोग्राम करने के लिए स्पेसिफिक भाषाएं होती हैं जिनको प्रोग्रामिंग भाषाएं कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं डीप में, ठीक है। वीडियो का लास्ट तक बने रहिएगा, इस चैप्टर की एक एक की पॉइंट मैं आपको बहुत आसान भाषा में समझा दूंगा, इससे बाहर आपका कोई भी प्रश्न नहीं जाएगा कंप्यूटर का, ठीक है। प्रोग्रामिंग भाषाओं को 3 प्रमुख भागों में विभाजित किया गया। जो प्रोग्राम की भाषा है इनको कितने भागों में विभाजित किया गया है? 3 भाषाओं में। प्रश्न ऐसे बनता है, प्रोग्रामिंग भाषाओं को 3 प्रमुख कौन कौन से भागों में विभाजित किया गया या कितने भागों में विभाजित किया गया? तो आप बताएं, इनको 3 भागों में विभाजित किया गया है। वो 3 भाग कौन कौन से होंगे इनको हम अच्छे से समझ लेते हैं। पहला होगा निम्न स्तरीय भाषाएं यानी कि लो लेवल लैंग्वेज, मध्य स्तरीय भाषाएं, ठीक है, यानी कि मीडियम लेवल लैंग्वेज, और उच्च स्तरीय भाषा यानी कि हाई लेवल लैंग्वेज। प्रोग्राम को हमने 3 भागों में बांट दिया, इनकी भाषाओं को नाम याद रख लेंगे आप, निम्न स्तरीय भाषाएं, मध्य स्तरीय भाषाएं और उच्च स्तरीय भाषाएं। अच्छे से याद रहेगा। हम इन 3 भाषाओं के बारे में आगे डिस्कस कर लेते हैं, चलिए। और दोस्तों आपको देखिए टेस्ट सीरीज़ ज़रूर लगाना चाहिए, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज़ प्रैक्टिस के लिए। अभी कुछ समय वेट कर लीजिए, एकदम से मत लगाइए, पहले आप थोड़ा सा पढ़ लीजिए। जब तक आप डेटा आपका क्लियर नहीं होगा आप अपना टाइम ख़राब कर रहे होंगे, है ना। तो जो एक सीक्वेंस है मैं आपको सही पैटर्न भी बताते चलूँगा, क्योंकि मेरा काम पढ़ाने के अलावा आपको सही गाइडेंस भी देना है। तो आप टेस्ट सीरीज़ कब लगाइएगा मैं आपको आगे सजेस्ट कर दूंगा, और कहाँ से लगाना है सब कुछ आपको बता दूंगा, ठीक है। जैसे परीक्षा में आपका जैसे एग्ज़ाम आना है ना, तो उसके अकॉर्डिंग कंप्लीट टेस्ट सीरीज़ आपको ऑनलाइन लगाना चाहिए, लेकिन अभी मत लगाइए, पहले आप पढ़ लीजिए। जब आपका कंटेंट कवर हो जाए, लगभग आपका 70 से 80% आपका कंटेंट तैयार हो, उसके बाद लगाइएगा। मैं आपको नाम सजेस्ट कर दूंगा, अच्छा प्लेटफॉर्म सजेस्ट कर दूंगा, लेकिन अभी नहीं करूंगा, जब आपको रिक्वायरमेंट होगी तभी करूंगा, ठीक है। अभी मैंने आपको थोड़ा सा सूचित कर दिया, लेकिन अभी क्या करिएगा, जो पढ़ रहे हैं ना उससे रिलेटेड क्या करिए, एमसीक्यूज़ ज़रूर लगाइए। जितने ज़्यादा एमसीक्यूज़ लगाएंगे उतना अच्छा आपका टॉपिक होगा, और आपकी परीक्षा में एमसीक्यूज़ ही आना है ना। चलिए, और बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में नहीं करना है पढ़ाई, क्योंकि स्ट्रेस में पढ़ाई करेंगे तो फिर आप उसको नहीं पढ़ पाएंगे। आप एंजॉय करिए, टाइम टेबल बना लीजिए। मुझे थोड़ा सा टाइम एक्स्ट्रा नहीं मिल पा रहा क्योंकि बहुत सारे वर्क हैं। मैं फिर भी कोशिश करूँगा आपको जल्दी एक स्ट्रेटेजी वाली वीडियो डाल दूँ, जिससे आप थोड़ा सा समझ पाएँ और अपने अकॉर्डिंग टाइम टेबल और सब कुछ बना पाएँ, ताकि किस प्रकार से कैसे पढ़ना है ना, इसकी भी एक रणनीति होना चाहिए। चलिए,
हमने प्रोग्रामिंग की 3 भाषाएं देखी, निम्न स्तरीय, मध्य स्तरीय और उच्च स्तरीय। तो पहला पढ़ते हैं निम्न स्तरीय भाषाएं, यानी कि लो लेवल लैंग्वेज। प्रोग्रामिंग की जो भाषा है लो लेवल लैंग्वेज में किस किस को भाषाओं को रखेंगे, ये कैसी भाषाएं होती हैं, इसके बारे में थोड़ा सा हम अंदर जान लेते हैं। लो लेवल लैंग्वेज कंप्यूटर की आंतरिक कार्यप्रणाली के अनुसार बनाई जाती हैं, है ना। ऐसी भाषाओं में लिखे गए प्रोग्राम के क्रियान्वयन करने की गति अधिक होती है, क्योंकि कंप्यूटर इसके निर्देशों का सीधे ही क्रियान्वयन कर सकता है। इसके 2 प्रमुख कारण हैं, मशीनी भाषाएं और असेंबली भाषाएं। देखिए लो लेवल लैंग्वेज कौन सी होगी, एक तो होगी मशीनी भाषा और दूसरी होगी असेंबली भाषा, है ना। उदाहरण है कुछ, आपसे पूछे मशीनी भाषा है कैसी, लो लेवल लैंग्वेज, असेंबली भाषा है कैसी, लो लेवल लैंग्वेज। क्यों? क्योंकि ये कंप्यूटर की जो आंतरिक इंटरनल जो कार्यप्रणाली इसके अनुसार ये बनाई जाती है ना। और यदि मशीनी भाषा में और असेंबली भाषा में प्रोग्राम डिज़ाइन किए गए हैं तो इनको कंप्यूटर आसानी से समझ पाता है, इसलिए इनकी गति कैसी होती है, तीव्र होती है। क्योंकि कंप्यूटर मशीनी भाषा को समझ सकता है, लेकिन इनमें प्रोग्रामिंग लिखना थोड़ा सा कठिन होता है। लेकिन यदि इसमें प्रोग्रामिंग है तो कंप्यूटर इसको तेज़ी से एग्जीक्यूट कर सकता है और इसके जो निर्देश होते हैं उसको सीधे ही क्रियान्वित कर सकता है, क्योंकि इसको उसे ट्रांसलेट नहीं करना पड़ता इन लैंग्वेज को। कंप्यूटर मशीनी भाषा समझ सकता है और असेंबली भाषाएँ भी कुछ समझ लेता है, तो इन भाषाओं को ट्रांसलेट नहीं करना पड़ता, इनके जो भी इंस्ट्रक्शन होते हैं वो डायरेक्ट वो एग्जीक्यूट कर लेता है। तो इसलिए इसमें प्रोग्रामिंग लिखना तो थोड़ा कठिन है, लेकिन कंप्यूटर को समझना आसान होता है। तो निम्न स्तरीय भाषाएं में कौन सी रखेंगे, असेंबली भाषा और मशीनी भाषा। याद रखना एक एक पॉइंट, अभी मैं एमसीक्यूज कराऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। बहुत बड़ी क्लास नहीं होगी, थोड़ा सा आज काम भी है तो, लेकिन हम कंटेंट जितना ज़्यादा हो सकता है उतना कवर करेंगे। और बाकी हम कंटिन्यू पढ़ ही रहे हैं। प्रतिदिन सुबह 11 बजे आपकी लाइव क्लास होती है, तो डेली लाइव जुड़ जाइए। और लाइव किसी कारण से आप नहीं देख पाते हैं तो बाद में रिकॉर्डेड वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, ठीक है। लेकिन कोशिश करिएगा थोड़ा सा टाइम निकाल लें और टाइम पे ही क्लास को अटेंड करें। अभी हमने मशीनी भाषा और असेंबली भाषा के बारे में देखा, मशीनी भाषा के बारे में बात करते हैं, है ना। इसको समझना भी पड़ेगा हमें। देखिए यह भाषा केवल बाइनरी अंकों 0 या 1 से बनी होती है। मशीनी भाषा किससे, 0 और 1 से बनी होती है। प्रत्येक कंप्यूटर के लिए उसकी एक अलग मशीनी भाषा होती है, हर एक कंप्यूटर के लिए उसकी एक अलग मशीनी भाषा होती है। मशीनी भाषा का प्रयोग प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटरों में किया जाता था। हमने पढ़ा था फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर, तो जो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर थे उनमें मशीनी भाषाओं का प्रयोग किया जाता था। इसमें क्या होता है, त्रुटियों का पता लगाना और उन्हें ठीक करना लगभग असंभव होता है। जब इसमें कोई प्रोग्राम में त्रुटि हो जाती है, किसी प्रकार से कोई अशुद्धि आ जाती है, तो मशीनी भाषाओं में सबसे बड़ी मिस्टेक तो ये होती है कि त्रुटियों का एक तो पता लगाना मुश्किल होता है और उनको ठीक लगाना लगभग असंभव होता है, यानी कि नहीं हो सकता उसमें। एक बार हो गया, क्योंकि बहुत क्रिटिकल प्रोग्रामिंग हो जाती है, ठीक है। तो मशीनी भाषा समझ गए, मशीनी भाषा में 0 और 1 का प्रयोग किया जाता है और मशीनी भाषा हमारा कंप्यूटर आसानी से समझ लेता है। और फर्स्ट जनरेशन के जो कंप्यूटर थे उनमें मशीनी भाषाओं का ही प्रयोग होता था, ठीक है। अब दूसरा, हमने अभी असेंबली भाषा का भी जिक्र किया। जी मशीनी भाषा और असेंबली भाषा कैसी भाषा है, लो लेवल लैंग्वेज है, याद रखना, ऐसा परीक्षा में आता है प्रश्न। असेंबली भाषा के बारे में बात करें, यह भाषा पूरी तरह मशीनी भाषाओं पर आधारित होती है। असेंबली जो भाषा है वो पूरी तरह कैसी होती है, मशीनी भाषाओं पर आधारित होती है, परंतु इसमें 0-1 की श्रृंखलाओं के स्थान पर अंग्रेजी के अक्षरों और कुछ चुने हुए शब्दों को कोड के रूप में प्रयोग किया जाता है। देखिए मशीनी भाषा में 0-1 का प्रयोग किया जाता है, लेकिन असेंबली भाषा में इसके स्थान पर अंग्रेजी के अल्फ़ाबेट है ABCD, इस प्रकार कुछ विशेष चिन्ह जैसे @ हैज़, है ना। तो ये कुछ विशेष चिन्ह, इनका उपयोग कोडिंग के रूप में किया जाता है। इन भाषाओं में लिखे गए प्रोग्रामों की त्रुटि लगाना और उन्हें ठीक करना थोड़ा सरल हो जाता है मशीनी भाषा के कंपैरेटिवली। मशीनी भाषा 0-1 में हम उसको कोडिंग करते थे, बाइनरी नंबर इसको कहते हैं, लेकिन वो हम किसमें, फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में करते थे। लेकिन ऐसे में यदि प्रोग्राम में कोई त्रुटि आ जाती है तो उसमें पता लगाना, उसे ठीक करना थोड़ा असंभव हो जाता है। लेकिन असेंबली भाषा में थोड़ा सा सरल होता है, क्योंकि देखिए ये असेंबली भाषा होती तो मशीनी भाषा पर ही आधारित है, लेकिन इसमें 0-1 का प्रयोग नहीं किया जाता जो बाइनरी नंबर हम उपयोग करते हैं। लेकिन इसमें इसके स्थान पर कोडिंग में इसमें किसका इस्तेमाल करते हैं, प्रोग्रामिंग में हम इसमें अल्फ़ाबेट का और कुछ विशेष स्पेसिफिक कैरेक्टर होते हैं जैसे हैज़, और भी कई सारे हैं, है ना। तो इनका उपयोग किया जाता है असेंबली भाषाओं में। तो असेंबली भाषा में क्या होता है, थोड़ा सा आसान हो जाता है प्रोग्रामिंग में त्रुटि लगाना और इन्हें ठीक करना।
बात समझ में आ गई? अच्छे से समझ में आ जाना चाहिए, क्योंकि हमने लो लेवल लैंग्वेज के बारे में पढ़ रहे हैं। और लो लेवल लैंग्वेज में हमने क्या क्या देखा? मशीनी भाषा लो लेवल लैंग्वेज का उदाहरण है, और इसके अलावा असेंबली भाषा किसका उदाहरण है? लो लेवल लैंग्वेज। तो दोनों के बारे में हमने भाषाओं के बारे में डिस्कस कर लिया। अब हम आगे बढ़ते हैं। चलिए ध्यान से समझना। अब इसके बाद आ जाता है लो लेवल के बाद कौन सी आएगी? मध्य स्तरीय भाषाएं। ठीक है, वीडियो की क्वालिटी आप जैसे कोई दिक्कत आ रही है तो मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ, 720p पर इसको सेट कर लीजिए तो आपको ये बेहतर दिखने लगेगी। ठीक है, चलिए यहाँ पे आ जाते हैं मध्य स्तरीय भाषाओं पे, यानी कि मिडिल लेवल लैंग्वेज। देखिए इसको समझते हैं। मध्य स्तरीय भाषाएं निम्न स्तरीय और उच्च स्तरीय भाषाओं के मध्य पुल का कार्य करती हैं। ठीक है, जो मध्य यानी कि मिडिल लैंग्वेज है ना, जो निम्न स्तरीय और उच्च स्तरीय, इन दोनों के बीच किसका कार्य करती हैं? पुल की तरह, सेतु का कार्य करती हैं। सी भाषा को मध्य स्तरीय भाषा कहा जाता है। आपसे पूछे सी भाषा कौन सी है, तो सी भाषा है आपकी मिडिल लेवल लैंग्वेज या मध्य स्तरीय भाषा, क्योंकि इसमें उच्च स्तरीय और निम्न स्तरीय दोनों भाषाओं के गुण हैं। देखिए ये बहुत समझदार है। मध्य स्तरीय भाषा, इसमें उच्च स्तरीय और निम्न स्तरीय दोनों भाषाओं के गुण हैं। ठीक है, तो जिसमें गुण अच्छे हों वो अच्छी चीज़ है, यानी कि सी भाषा हमारी क्या है? बहुत अच्छी है, क्योंकि इसमें उच्च स्तरीय और निम्न स्तरीय दोनों के गुण हैं। बात समझ आ गई? अब हम आगे बढ़ते हैं उच्च स्तरीय भाषाएं। अब इसका बैकग्राउंड आपको पता होना चाहिए, जो भी हम पढ़ रहे हैं। जब उसकी कहानी पता होगी तो उसके एमसीक्यूज आपको आसानी से बन जाएंगे और फिर सब्जेक्ट पढ़ने में इंटरेस्ट भी आता है। उच्च स्तरीय भाषाओं में हम जाते हैं। उच्च स्तरीय भाषा कौन सी? उच्च स्तरीय यानी कि हाई लेवल लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज को देखिए, किसको देखना है हमें? हाई लेवल लैंग्वेज। अब इसमें देखते हैं क्या है। उच्च स्तरीय भाषाएं कंप्यूटर की आंतरिक कार्यप्रणाली पर आधारित नहीं होती। जो उच्च स्तरीय भाषा होती, सबसे पहला कंप्यूटर की जो आंतरिक कार्यप्रणाली है इस पर किसी आधारित नहीं होती है। इन भाषाओं में अंग्रेजी के कुछ चुने हुए शब्दों और साधारण गणित में प्रयोग किए जाने वाले चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। अंग्रेजी की कुछ चुने हुए विशेष शब्दों का प्रयोग किया जाता है उच्च स्तरीय भाषाओं में, और गणित में प्रयोग किए जाने कुछ विशेष जो चिन्ह हैं उनका, जैसे प्लस माइनस इनटू है ना, परसेंटेज, कुछ विशेष चिन्ह इनका उपयोग किया जाता है। इनमें त्रुटियों को पता लगाना और उन्हें ठीक करना सरल होता है। हाई लेवल लैंग्वेज में सबसे महत्व की बात क्या है कि इनमें त्रुटियों का पता लगाना और उन्हें ठीक करना आसान होता है। ठीक है, किंतु इन भाषाओं में लेके प्रोग्राम को मशीनी भाषा में हमें क्या करना पड़ता है? ट्रांसलेट करना पड़ता है, तभी हमारा कंप्यूटर समझ पाता है। ठीक है, उच्च स्तरीय जो लैंग्वेज होती है इनको कंप्यूटर हमारा डायरेक्ट नहीं समझ पाता, क्योंकि कंप्यूटर हमारा असेंबली या मशीनी भाषा को समझता है। तो फिर क्या होगा? तो उच्च स्तरीय भाषा में जो प्रोग्राम लिखे होंगे इन्हें कंपाइलर या इंटरप्रेटर के द्वारा इन्हें अनुवाद कराया जाना आवश्यक है। अब कंपाइलर और इंटरप्रेटर का नाम आगे, इनके बारे में अच्छे से समझना पड़ेगा। कंपाइलर और इंटरप्रेटर ट्रांसलेटर हैं। जैसे आप गूगल ट्रांसलेट करते हैं, इसी प्रकार से ये हाई लेवल लैंग्वेज जो होती है उसको कंपाइलर और इंटरप्रेटर मशीनी भाषा में बदल देते हैं, ताकि हमारा कंप्यूटर आसानी से समझ पाए। इसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन यहाँ पे याद रख लीजिए कंपाइलर और इंटरप्रेटर का काम क्या है? भाषाओं को ट्रांसलेट करने का काम है। ठीक है, यानी कि हाई लेवल लैंग्वेज होगी तो हमारा कंप्यूटर नहीं समझ सकता। हमारा कंप्यूटर नाजुक नादान आदमी है, तो उसको मशीनी भाषा समझ में आती है, तो ठीक है, हम उसे मशीनी भाषा में समझाएं तो कंपाइलर और इंटरप्रेटर लगा देंगे, तो जो ट्रांसलेट करके उसको समझा देंगे। बात समझ में आ गई? आगे बढ़ते हैं। आगे क्या? कंप्यूटर प्रोग्राम सामान्य रूप से उच्च स्तरीय भाषाओं में लिखे जाते हैं। अब हम जो देखते हैं कंप्यूटर में प्रोग्राम लिखे जाते हैं वो सामान्यतः उच्च स्तरीय भाषाओं में ही लिखे जाते हैं। प्रोग्राम के मानव द्वारा रीडेबल वर्जन को सोर्स कोड कहा जाता है। देखिए प्रोग्राम के मानव द्वारा रीडेबल वर्जन, यानी कुछ प्रोग्राम ऐसे होते हैं, आप वेबसाइट पे देखते हैं, जिसको हम रीड कर सकते हैं, मानव उसको रीड कर सकते हैं, उसको क्या, उस वर्जन को क्या कहा जाता है? सोर्स कोड कहा जाता है। सोर्स कोड यानी जिसमें आप रीड कर सकते हैं, उस प्रोग्राम को देख सकते हैं कि उस प्रोग्राम को किस प्रकार से डिज़ाइन किया है। सामान्यतः आपको प्रोग्राम में डिज़ाइन नहीं दिखती, जैसे फेसबुक व्हाट्सएप चलाते हैं तो उसके पीछे क्या कोडिंग हुई है वो आपको नहीं दिखती। यदि वो आपको जैसे दिख जाए कहीं पर तो रीडेबल हो, उसको पढ़ पाए, तो उसको सोर्स कोड कहते हैं। रीडेबल जो वर्जन है प्रोग्राम का उसे सोर्स कोड कहा जाता है, जिसको हर कोई रीड कर सकता है। ठीक है, अब हम देखते हैं उच्च स्तरीय भाषाओं के उदाहरण कौन कौन से होंगे। तो बेसिक भाषा होती है, इसको दिमाग में बिठा लीजिए। बेसिक, फोर्ट्रैन, जावा, पाइथन आदि।
तो आपसे पूछे इनमें से हाई लेवल लैंग्वेज कौन सी हैं, तो नाम याद रखिए, बेसिक, फोर्ट्रैन, जावा, पाइथन आदि। ये कैसी भाषा हैं, ये हाई लेवल लैंग्वेज हैं, इनको अच्छे से याद रखिएगा। हाई लेवल लैंग्वेज है, कैसी लैंग्वेज है, हाई लेवल लैंग्वेज है, कैसी लैंग्वेज है, हाई लेवल लैंग्वेज है। नाम याद रखेंगे, बेसिक, फोर्ट्रैन, जावा, पाइथन। अब वीडियो को लाइक नहीं कर रहा है तो फिर सोच लीजिएगा आप, ठीक है, बहुत मेहनत लगती है और मैं अपने साइड से पूरा एफर्ट डालता हूँ। अब थोड़ा सा मैं आपको चार्ट के माध्यम से समझाने की कोशिश करता हूँ, थोड़ा सा इसको एडजस्ट करना पड़ेगा ताकि आपको पूरा यहाँ पे दिखाई दे, ठीक है। चलिएगा हम यहाँ पे बढ़ते हैं, थोड़ा सा अब आपको दिख रहा होगा और वीडियो क्वालिटी बढ़ा लेना, मैं इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लेता हूँ। देखिए मैं आपको रो तरीके से पढ़ाने की कोशिश करता हूँ, जो कुछ सब आपके सामने, ताकि आपको एक फील आ पाए, है ना, नेचुरल फील आ पाए कि भाई साहब हमारे सामने कोई बैठ के पढ़ा रहा है। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, कुछ उच्च स्तरीय भाषा हैं और उनके क्या क्या उपयोग होते हैं उनके बारे में थोड़ा सा डीपली जान लेते हैं, जहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा पूछा जाता है। तो सबसे पहले यहाँ पे भाषा का कॉलम है, फिर कौन से वर्ष में वो डेवलप हुई, फिर डेवलपर का नाम है, कौन सी कंपनी ने डेवलप किया, है ना, अनुप्रयोग यानी उनके एप्लीकेशन कहाँ कहाँ कर सकते हैं, उनका क्षेत्र क्या है और उनकी प्रकृति कैसी है, ठीक है। अब हम यहाँ पे बढ़ते हैं, क्वेश्चन यहाँ से आता ही आता है, बिल्कुल 100% है। फोर्ट्रैन भाषा की बात करते हैं, सारी हाई लेवल लैंग्वेज देख रहे हैं हम, हाई लेवल लैंग्वेज। तो फोर्ट्रैन हाई लेवल लैंग्वेज है, 1957 में ये विकसित हुई। IBM के प्रोग्रामर की टीम ने, है ना, IBM कंपनी याद रखना, प्रोग्रामर तक एक कंपनी में जितने होते हैं उनका कोई नाम नहीं मिलता, आप कितना भी कर लें, यदि आप खुद ने प्रोग्राम डिजाइन किया ठीक है, नहीं तो कंपनी में कई सारे प्रोग्रामर होंगे, उनकी सबकी थोड़ी थोड़ी हेल्प से फोर्ट्रैन डेवलप हो गई और नसरे के इसको कंपनी को ही जाता है, IBM कंपनी, फोर्ट्रैन IBM कंपनी। सन याद ना भी रखें, काम चल जाएगा, कंपनी और भाषा याद रखिए। इसका उपयोग संख्यात्मक गणना और वैज्ञानिक कंप्यूटिंग में किया जाता है। और इसकी प्रकृति कैसी, कंपाइल्ड, यानी इसको कंपाइल्ड के माध्यम से इसकी भाषा को क्या करना पड़ता है, ट्रांसलेट करना पड़ता है, सिर्फ कंपाइल्ड के माध्यम से ही ट्रांसलेट हो पाती है, तभी कंप्यूटर समझ पाएगा। एल्गोल भाषा आ गई, एल्गोल भाषा 1958 में डेवलप हुई। यूरोपियन और अमेरिकी जो कंप्यूटर वैज्ञानिक इन्होंने इसको डेवलप किया, यूरोपियन और अमेरिकी। उपयोग इसका वैज्ञानिक क्षेत्र में, कंपाइलर की इसकी ज़रूरत पड़ती है ट्रांसलेट करने के लिए। अगली भाषा आती ILSP, लिस्प, 1958 में इसको विकसित की। जॉन मैकार्थी ने किसकी, MIT इंस्टीट्यूट में, जॉन मैकार्थी ने MIT इंस्टीट्यूट में, ठीक है। इसका प्रयोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट में इसका प्रयोग किया जाता है, किसमें, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट जो क्षेत्र है, हम देखते हैं ना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट, समझते हैं ना, यानी कि ह्यूमन बीइंग जो हम रोबोटिक वगैरह देखते हैं उसमें LISP लैंग्वेज का उपयोग किया जाता है, सब ऑटोमेटिक कार्य करने के लिए ना, आजकल कोर मार सब ऑटोमेटिक उसमें जा रहा है, तो इस भाषा का उपयोग ज़्यादा किया जाता है। इसमें कंपाइल्ड और इंटरप्रेटर दोनों की मदद से ट्रांसलेट किया जा सकता है ताकि हमारा कंप्यूटर समझ पाए। कोबोल भाषा 1959 में वर्ष में क्या हुई, डेवलप हुई, ग्रेस हॉपर ने। कोबोल भाषा किसने डेवलप की, ग्रेस हूपर ने। इसका उपयोग बिजनेस में किया जाता है और कंपाइल्ड इसकी प्रकृति होगी, नेचर, इसकी मदद से इसको क्या किया जा सकता है, ट्रांसलेट किया सकता है। मैं जो भी बता रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें बता रहा हूँ, यदि आप इसको भूल जाते हैं तो आपकी बहुत बड़ी मिस्टेक है, बिल्कुल नहीं भूलना, दोहराते रहिए और स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लीजिए, वरना आपने यदि हैंड रिटन नोट्स सारे लिए हैं तो उसमें सब आपको मिल जाएंगे, तो वहाँ से आप रिवीजन कर सकते हैं। अच्छा, एक इन्फॉर्मेशन यहीं पे दे दूँ, यदि आपको पटवारी के सभी विषय के शानदार हैंड रिटन नोट्स चाहिए तो आप ले सकते हैं और उससे आप घर बैठे अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। बाकी वीडियो आपके लिए मिलती रहेंगी, वीडियो सभी आपको कंटिन्यू मिलेंगे। और रीजनिंग की क्लास भी स्टार्ट हो रही है आज से ही। एक चीज़ और सूचना, आज दोपहर 3 बजे लाइव रहेगी रीजनिंग की, कंटिन्यू आपको मिलेंगी, बहुत शानदार क्लास है रीजनिंग की, तो रीजनिंग की क्लास ज़रूर लीजिएगा। यदि रीजनिंग क्लास आप नहीं लेते तो आप बहुत बड़ी मिस्टेक कर रहे हैं, क्योंकि आपका बहुत अच्छा विषय है, समझ में भी आएगा आपको अच्छे से और उससे नंबर भी आपके अच्छे आए, क्योंकि आपको सभी विषय पढ़ना चाहिए। एक इन्फॉर्मेशन दूसरी में ये कह रहा था, नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर है, वहाँ से मैसेज करके आप सारी जानकारी ले सकते हैं, ठीक है। तो आपको ऑनलाइन PDF फॉर्म में सभी नोट्स प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। चलिए अगली भाषा पे आते हैं, टॉपिक पर आते हैं, बाकी बात तो हो ही रही है। बेसिक, 1964 में बेसिक भाषा का क्या हुआ, आविष्कार हुआ, किसने किया, जॉन जी कैमिली और थॉमस E कुड्स ने डर्टमाउथ कॉलेज न्यू हैम्पियर में किया था। इतना बड़ा याद ना रख के जॉन जी कैमिली और थॉमस भी याद रख लीजिए और एक बार पढ़ लीजिए। E कुड्स ने
डार्टमाउथ कॉलेज न्यू हैम्पियर में किया। इसका उपयोग कहाँ किया जाता है? शिक्षण कार्य में बेसिक भाषा का इंटरप्रेटर की मदद से इसको ट्रांसलेट किया जा सकता है। ठीक है, आगे आए तो आगे आते हैं पास्कल। पास्कल भाषा 1970 में की निकोलस बिर्थ द्वारा, शिक्षण कार्य में इसका उपयोग है, कंपाइल्ड से इसको ट्रांसलेट किया जा सकता है। सी भाषा 1972 में आई, डेनिस रिची द्वारा बेल प्रयोगशाला में इसका डेवलप हुआ। सी भाषा का डेवलप कब हुआ? डेनिस रिची द्वारा बेल प्रयोगशाला में। सी भाषा का प्रयोग कब हुआ? डेनिस रिची द्वारा बेल प्रयोगशाला में। सिस्टम प्रोग्रामिंग में इसका प्रयोग किया जाता है। कंपाइल्ड इसकी नेचुरल प्रकृति होगी जिससे इसको ट्रांसलेट किया जा सकता है। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन बहुत बनते हैं और थोड़े से हार्ड लेवल के ही बनते हैं। C++ 1983 में बाजार ने स्ट्रप ने बेल प्रयोगशाला, बहुत कठिन नाम है, बाजार ने स्ट्रप ने बेल प्रयोगशाला में C++ भाषा का विकास किया। सिस्टम ऑब्जेक्ट प्रोग्रामिंग में C++ का उपयोग किया जाता है, कंपाइल्ड से ट्रांसलेट हो जाएगा। पाइथन भाषा का या तो 1991 में गुइडो बेन रोसरूम, ठीक है, मल्टीमीडिया मोबाइल ऐप्स इमेज प्रोग्रामिंग इनमें उपयोग किया जाता है और इंटरप्रेटर से ट्रांसलेट हो जाएगी। अब हमारी आ जाती जावा 1995, डेट ऑफ बर्थ भी ईयर हो सकता है आपका ये ना, जेम्स गॉसलिंग ने सन माइक्रो सिस्टम में, ठीक है, इंटरप्रेटर आधारित भाषा में इसका उपयोग किया जाता है, कंपाइल्ड और इंटरप्रेटर में इसकी ट्रांसलेट हो जाएगा। अब मैंने आपको जो पूरा चार्ट बताया, इस पूरे चार्ट में बहुत सारी चीज़ आपको अभी याद नहीं हुई होंगी क्योंकि थोड़ा सा टाइम लगता है, एकदम से नहीं आ जाती चीज़ें, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें मैंने आपको बताई। सारी भाषाएं हाई लेवल लैंग्वेज हैं, इनका याद रखिएगा। वर्ष तो नहीं आता अधिकतर, या तो कंपनी किस कंपनी ने डेवलप किया, और हाँ यही ज़्यादा आता है किस कंपनी ने डेवलप किया, इतना भी कर लेते हैं तो यहाँ से आपका काम चल जाएगा। बाकी मैंने आपको चार्ट पूरा बताया क्योंकि मेरा काम है आपको पूरा समझाना। अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब हम थोड़ा सा और देखते हैं, इसके बाद फिर हम इसके MCQs देखते हैं। और चलिए यहाँ पे आ जाते हैं हम किसमें, प्रोग्राम डॉक्यूमेंटेशन, ठीक है। चलिए इसको थोड़ा सा बार बार एडजस्ट करना पड़ता है, मैं बीच में पानी ले लेता हूँ, तब तक आप इसको लाइक शेयर कर दीजिए, ठीक है, कर दीजिएगा, है ना। यदि आपको रियली लगता है कि आपको एफर्ट हो रहा है और अच्छा कंटेंट मिल रहा है तो ज़रूर कर देंगे, और नहीं लगता तो बिल्कुल मत करिए, कोई बात नहीं, है ना। चलिए प्रोग्राम डॉक्यूमेंटेशन पे आ जाते हैं। देखिए प्रोग्राम डॉक्यूमेंटेशन एक प्रकार का डॉक्यूमेंट होता है जो प्रोग्राम के विषय में व्यापक प्रक्रियात्मक विवरण देता है, ठीक है। प्रोग्राम डॉक्यूमेंटेशन क्या होता है? एक प्रकार का डॉक्यूमेंट होता है जो प्रोग्राम के विषय में व्यापक प्रक्रियात्मक विवरण देता है। प्रोग्राम डॉक्यूमेंटेशन प्रोग्राम के लिए आवश्यक इनपुट तथा उस इनपुट से होने वाली क्रियाओं को उल्लेख करता है। प्रोग्राम डॉक्यूमेंटेशन क्या होता है? एक प्रकार का डॉक्यूमेंट ही होता है जो प्रोग्राम के विषय में व्यापक प्रक्रियात्मक विवरण देता है, यानी कि सीक्वेंस प्रोसेस वाला पूरा, देखिए प्रोग्राम डॉक्यूमेंटेशन उसमें सारा विवरण होता है डिटेल में, ठीक है। प्रोग्राम डॉक्यूमेंटेशन जो रहता है उसके प्रोग्राम के लिए आवश्यक इनपुट तथा उस इनपुट से होने वाली क्रियाओं का सारा उल्लेख प्रोग्राम डॉक्यूमेंटेशन में रहता है, ठीक है। इसमें बहुत ज़्यादा ऐसी कहानी नहीं है, तो थोड़ा सा आपको कहानी पता हो। डीबगिंग क्या होता है? डीबगिंग एक कंप्यूटर प्रोग्राम कोड में बग्स का पता लगाने और उन्हें ठीक करने की प्रक्रिया है। अब यहाँ से एक क्वेश्चन पूछता है डीबगिंग क्या कहलाता है। देखिए कोई कंप्यूटर प्रोग्राम होता है उसमें किसी प्रकार से बग यानी कि उसमें कुछ त्रुटियाँ रह जाती हैं, जो कंप्यूटर प्रोग्राम में त्रुटियाँ होती हैं उनको ही हम बग कहते हैं। कुछ मिस्टेक रह जाती हैं, एरर हो जाती हैं, जिससे वो हैक हो जाता है या कोई मिस्टेक हो जाती है, तो उस बग्स का पता लगाने और उन्हें ठीक करने की प्रक्रिया ही डीबगिंग कहलाती है। बहुत सारी कंपनी ऑफर करती है कोई हमारे सॉफ्टवेयर से बग निकाले और हमें बताए या उसको ठीक करे, तो कंपनी उसके एवज में उसको बहुत सारी राशि भी देती है ना, लेकिन उसका सही इस्तेमाल किया जाए। नहीं तो आपने देखा होगा कुछ हैकर होते हैं जो गूगल को हैक कर दिया, यूट्यूब चैनलों को हैक कर दिया, कई प्रकार की कहानियाँ होती है, तो वो एक कानूनन अपराध होता है, उससे बचना चाहिए। लेकिन यदि किसी प्रकार से उसमें त्रुटि है, हो जाती, जाहिर सी बात है, टेक्निकल चीज़ें हैं, उसमें त्रुटि है और उसका त्रुटि को बग्स कहते हैं, उस बग्स को पता लगाकर उसे ठीक करने की प्रक्रिया हमारी डीबगिंग कहलाती है, ठीक है। तो याद रखिए डीबगिंग क्या है, यहाँ से क्वेश्चन आता है। अब दोस्तों इससे आगे भाषा अनुवादक है जो ट्रांसलेटर है, असेंबलर, कंपाइलर, इंटरप्रेटर, जिसका नाम हम आज देख चुके हैं।
हम आगे अगली वीडियो में इनको देखेंगे, लेकिन हम जो टॉपिक आज पढ़े हैं हमने इनके एमसीक्यूज प्रैक्टिस करते हैं। चलिए करें, बाकी क्या करना है हमको, लाइक शेयर आपकी मर्जी है। चलिए यहाँ पर पहला प्रश्न देखते हैं हम। खालिस्तान एक एल्गोरिथम के लॉजिकल स्टेप को व्यक्त करने के लिए विशिष्ट निर्देश और शब्द रखती है, खालिस्तान कहलाते हैं। देखिए एल्गोरिथम लॉजिकल स्टेप को व्यक्त करने के लिए विशिष्ट निर्देश और शब्द रखती है, क्या कहते हैं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। वाक्य रचना, प्रोग्रामिंग स्ट्रक्चर, लॉजिक चार्ट, इनमें से कोई नहीं, तो इसको हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहते हैं। किसे दुनिया का पहला प्रोग्रामर माना जाता है, जल्दी से सभी कमेंट्स करेंगे। मैंने आपको अभी आज ही इस वीडियो में बताया दुनिया का पहला प्रोग्रामर एल ट्यूरिंग, एडा लवलेस, टिम बर्नर्स-ली, स्टीव वोजनेक। जल्दी बताइए कमेंट से, फटाफट बताइए, फटाफट जल्दी, मैं इंतजार कर रहा हूँ। दुनिया का पहला प्रोग्रामर किसे कहा जाता है, अपना नाम मत लिख दीजिए, जल्दी बताइए पहला प्रोग्रामर किसे कहा जाता है। दुनिया का पहला प्रोग्रामर किसे कहा जाता है, दुनिया का पहला प्रोग्रामर किसे। देखिए इसमें कुछ मुझे मिस्टेक लग रही है। दुनिया का पहला प्रोग्राम हमने एडा लवलेस को पढ़ा है, ठीक है, एडा लवलेस को पढ़ा है हमने थ्योरी में, और यहाँ पर दुनिया का पहला प्रोग्रामर माना जाता है। आप बताइए बाकी कमेंट्स, आप इसी को बताएं क्योंकि इसी को तो पढ़ा है हमने, लवलेस। लेकिन इसमें आंसर टिम बर्नर्स-ली दे रहा है, एडा लवलेस ही होगा, ठीक है, सी वाला ऑप्शन, तो फर्स्ट होगा, फर्स्ट का सी, हमने इसी को पढ़ा है, एडा लवलेस। बाकी मैं आज रीचेक कर लूँगा, इसमें कोई मिस्टेक होगी तो कल मैं इसको ठीक भी कर दूंगा नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन अभी तो हमने इसी को पढ़ा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1 और 0 के संयोजन के उपयोग की सुविधा किस प्रकार की कंप्यूटर भाषा में है। 0 और 1 के संयोजन की सुविधा किस प्रकार की कंप्यूटर भाषा में है। तो 0 1 का संयोजन किस भाषा में किया जाता है, मशीनी भाषा में किया जाता है ना भाई साहब, मशीनी भाषा, ठीक है, 0 1 का संयोजन। अगला क्वेश्चन आ जाता है, खालिस्तान का उपयोग करते हुए पहले कंप्यूटर प्रोग्राम बनाए जाते थे। पहले कंप्यूटर प्रोग्राम किस भाषा में बनाए जाते थे, असेंबली, मशीनी, सोर्स कोड, ऑब्जेक्ट कोड। तो पहले किस में बनाए जाते थे बताइए, हमने पढ़ा है ना, मशीनी भाषा में बनाते थे ना पहले। कंप्यूटर किसी भी डेटा को स्टोर करता है, हाँ या ना में, 0 या 1 में, जैसा दिया है वैसा ही, उपरोक्त सभी। तो कंप्यूटर कोई भी डेटा को किस फॉर्म में स्टोर करता है, 0 1 में, क्योंकि मशीनी भाषा ही समझता है। अगला आ जाता है, सी, बेसिक, कोबोल तथा जावा किस प्रकार की भाषाओं का उदाहरण है। सी, बेसिक, कोबोल, जावा निम्न स्तरीय कंप्यूटर सिस्टम प्रोग्राम, उच्च स्तरीय, इनमें से कोई नहीं, बताएंगे आप। तो उच्च स्तरीय भाषाओं के उदाहरण है, पढ़ा है ना। निम्न में से कौन मशीन इंडिपेंडेंट प्रोग्राम है, मशीन इंडिपेंडेंट प्रोग्राम कौन सा है इनमें से, मशीन इंडिपेंडेंट प्रोग्राम है। देखिए असेंबली भाषा मशीन इंडिपेंडेंट नहीं है, क्योंकि मशीन की आवश्यकता पड़ती है, मशीनी भाषा भी, लेकिन निम्न स्तरीय भाषा भी, सभी एक ही है, यानी कि इसमें मशीनी भाषा का उपयोग किया जाता है, लेकिन मशीनी भाषा का इस्तेमाल उच्च स्तरीय भाषाओं में नहीं किया जाता है ना, मशीन इंडिपेंडेंट फिर यही होगा ना। चलिए, निम्न में से कौन सी कंप्यूटर लैंग्वेज तथा गणितीय ओरिएंटेड है जिसका प्रयोग वैज्ञानिक समस्याओं के लिए किया जाता है। कौन सी भाषा गणित ओरिएंटेड है और वैज्ञानिक भाषा में उपयोग किया जाता है, बताएंगे, बताइए बताइए। फोरट्रैन भाषा है, ठीक है, मज़ा आ रहा है ना। फोरट्रैन का प्रयोग खालिस्तान के लिए नहीं होता है, चित्र बनाने के लिए, गणित संगणना के लिए। तो इन दोनों में से किस में फोरट्रैन भाषा का उपयोग नहीं होता है, तो फोरट्रैन भाषा का उपयोग चित्र बनाने में, गणित संगणना के लिए नहीं होता है। तो 90 का आंसर कौन सा होगा, कौन सा, तीसरा वाला, दोनों में इसका उपयोग नहीं किया जाता, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, कोबोल में सीओ किसे संदर्भित किया जाता है। सीओ का फुल फॉर्म क्या होगा, यहाँ पे पूछ रहा है इसमें, तो कॉमन ओरिएंटेड है ना। सेकंड, निम्न में से किसे कंप्यूटर भाषा कोबोल का आविष्कार किया है। तो अभी मैंने आपको बताया, तो कोबोल भाषा का आविष्कार किसने किया है आपको बताना है, तो ग्रेस हॉपर ने किया है। अब ऐसे क्वेश्चन बनेंगे, मैंने आपको बताया था ना। चलिए अगला सवाल है, पास्कल लैंग्वेज किस उद्देश्य के लिए प्रयुक्त किया जाता है।
पास्कल लैंग्वेज का क्या उपयोग है, तो यहाँ पे समझते हैं पास्कल शिक्षण कार्य के लिए इसका उपयोग किया जाता है। सी प्रोग्रामिंग भाषा को किसने डेवलप किया था, डेवलपर का नाम सी भाषा। अभी पूरा चार्ट समझाया आपको। तो डेनिस रिस्सी ने प्रोग्रामिंग भाषा को डेवलप किया। पाइथन एक है, पाइथन एक क्या है, निम्न स्तरीय भाषा, उच्च स्तरीय मशीनी असेंबली। तो पाइथन कौन सी भाषा के अंदर पढ़ा है हमने चार्ट में, हाई लेवल लैंग्वेज, उच्च स्तरीय भाषा। इंटरनेट आधारित प्रोग्रामिंग के लिए प्रयुक्त भाषा कौन सी, इंटरनेट आधारित प्रोग्राम के लिए कौन सी भाषा उपयुक्त है, तो कौन सी भाषा बताएंगे, सी भाषा। ठीक है, तो यहाँ पर हम वीडियो को कंप्लीट करते हैं। इससे आगे के जो एमसीक्यूज़ हैं मैं टेलीग्राम पर सिस्टमेटिक आपको सभी डालने वाला हूँ प्रैक्टिस के लिए। टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। और बाकी आप व्हाट्सएप पे मैसेज करके नोट्स के बारे में जानकारी ले सकते हैं। वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, जितने ज़्यादा विद्यार्थी हो सकते हैं, यानी कि जितने भी लोग देख रहे हैं हर एक विद्यार्थी लाइक अवश्य करिए, क्योंकि ऐसा कंटेंट आपको कहीं नहीं मिलेगा। लाइक सभी कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल पर नया चैनल सब्सक्राइब कर लेना। और अदर वीडियो नहीं देखे अभी तक तो जल्दी से देखना स्टार्ट कर दीजिए और एक टाइम टेबल फॉलो कर लीजिए। ठीक है, और दोपहर आज 3 बजे रीजनिंग की क्लास ज़रूर लीजिएगा। उसको आप सपोर्ट करेंगे तो आपको रीजनिंग की क्लास कंटिन्यू डेली मिलेगी, और इसके अलावा भी आपको और विषय मिल जाएंगे, लेकिन आपको सपोर्ट करना है और रेगुलर रहना है। रेगुलर रहेंगे, सपोर्ट करेंगे, पूरा देखेंगे, लाइक शेयर करेंगे तो आपको और विषय भी यहीं पे मिल जाएंगे। जल्दी आपको साइंस भी मिल जाएगी और भी वीडियो आपको यहीं पे मिल जाएंगी। ठीक है, तो फिर आप कहीं भी भटकने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन आपको ईमानदारी से मेहनत करना है और सपोर्ट साथ साथ करना है। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। आजकल इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।